Good evening. Good evening, everyone. Good evening, Ajita. Hello, Abhinav. Hello, Jasmine. Hello, Snigdha. Hello, Saif. बाकी सभी लोग आ गए हैं। तो आज आपकी क्लास बैच सेपरेट हो गई है। तो आई थिंक दिस इज 10th स्टैंडर्ड, राइट? सभी लोग 10th वाले ही है ना? कोई दूसरी क्लास का तो नहीं बैठा इसमें? ओके। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं? सबसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, ये 10th वाला ही है। अब मैं 10th वाला स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने इसके पहले क्या पढ़ा है? क्योंकि आज से 8th 9th 10th का सेपरेट क्लास हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अभी आप लोग 9th वाली बैच में थे, जितना मुझे याद आ रहा है। मिक्स बैच एक चल रही थी। तो वहां तक तो मैंने बता दिया था। ठीक है। और एटम्स मॉलिक्यूल्स इनके बारे में बता दिया था। तो कोई नया तो नहीं जो पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहा है? एनीवन हु इज न्यू टू द क्लास? कि प्रिशा, यू आर न्यू। ओके। और कुछ कोई कोई कुछ कहना चाहता है? क्या कह रहे हो? अभिनव, यू वांट टू से समथिंग? ओके प्रिशा, यू आर न्यू, देन डो डो नॉट वरी। मैं आज नया चैप्टर ही स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग अ फ्रेश चैप्टर, न्यू चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो आपने अभी तक 10th का कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ा किसी ने? कोई सा टॉपिक पढ़ा है क्या? एनी टॉपिक ऑफ 10th स्टैंडर्ड? नो। सो फ्रेश स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम भी बता रहा हूँ। ओके। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसका ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूं, यदि आप आगे चल के आईआईटी की तैयारी करते हो या नीट की तैयारी करते हो, उसमें ये चैप्टर बहुत काम आएगा, जो आज मैं बताने जा रहा हूं। आगे चल के ये जो चैप्टर आज हम जो 10th में पढ़ेंगे, ये 10th का चैप्टर 11 12th में जाके तीन चैप्टर में, तीन बड़े बड़े चैप्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा। अभी हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, 10th के हिसाब से पढ़ेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा ओलंपियाड्स, एनटीएससी इसके हिसाब से पढ़ा दूंगा। और आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस या नीट में यदि आप आगे चल के पढ़ोगे, तो ये तीन चैप्टर में स्प्लिट हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? आप कुछ कह रहे थे? यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी। स्टार्ट करें? Okay, I'm starting now. Just 1 second.
1 minute. Okay, so we are starting with this chapter now. Reaction kinetics and chemical equilibrium. क्या आपने ये सब नाम कभी सुने? मेरे हिसाब से तो नहीं सुने होंगे, फिर भी पूछ रहा हूं, किसी ने कुछ सुना है ऐसा? रिएक्शन काइनेटिक्स, समथिंग समथिंग लाइक दिस, एनीवन? ओके, तो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज तक आप पढ़ते थे फिजिक्स में कि कोई पार्टिकल मोशन करता है तो कैसे घूमता है, तो आप वेलोसिटी पढ़ते थे किसी पार्टिकल की, वेलोसिटी पढ़ते थे आप, या स्पीड पढ़ते थे किसी पर्टिकुलर हाँ जी, यस, डोंट वरी सैफ, अभी इसको पढ़िए तो सही, पता चलेगा आपको धीरे धीरे। अभी आप आज इसको पढ़िए, आपको धीरे धीरे पता चलेगी सारी चीजें। ओके, ये 10th क्लास का ही चैप्टर है, डोंट वरी। तो आज तक हमने ये नहीं पढ़ा कि रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होती है, या हमने आज तक ये नहीं पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम, ये दो पार्ट हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्शन काइनेटिक्स वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वेलोसिटी पढ़ेंगे, या इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? रिएक्शन की रेट पढ़ेंगे। अभी तक आप पढ़ते थे किसी पार्टिकल के मूवमेंट की रेट, रेट ऑफ चेंज, अब हम वेलोसिटी का पढ़ेंगे। और केमिकल इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी इन रेट। तो कब रेट इक्वल होती है वो पढ़ेंगे। तो रेट क्या होती है ये पढ़ेंगे, और बाद में वो कैसे इक्वल हो सकती है ये पढ़ेंगे। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ूं? हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? अभिनव दिख नहीं रहा क्या आपको? किसी को भी नहीं दिख रहा मैं जो लिख रहा हूं? दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा वो आप अपना वो चेक करो जरा। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? चलो आगे बढ़ूं। रेट मैं फिर से बोल देता हूं, मैंने कहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स मतलब वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, या इसी को बोलते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं। और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वालिटी इन रेट। और इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। चलिए आगे बढ़ूं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? सैफ,
तो क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आप उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं? आग बुझाने के लिए क्या करते हैं? हाँ जी बताइए। अनम्यूट करना हो तो बता देना, अनम्यूट भी कर दूंगा। चलिए, कौन बताएगा? ओके, अभिनव मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। यस अभिनव, अभिनव टेल मी। मैं एक सेकेंड। ये आपका हो नहीं रहा है अनम्यूट, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर? करते क्या है मैं ये पूछ रहा हूं। आप पानी डालते हैं या आप रेत डालते हैं या कंबल डालते हैं? तो आप क्या बता सकते हैं कि पानी से फास्ट बुझता है कि रेत से फास्ट बुझता है? अलग अलग मटेरियल से अलग अलग तरह से बुझता होगा, हर एक का रेट अलग अलग होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आयरन की रस्टिंग होती है तो जनरली रेनी सीजन में या समर सीजन में ज्यादा होती है? इसका रीजन बताओगे क्यों? क्यों होती है, कोई बता सकता है? आयरन की रस्टिंग समर सीजन और रेनी सीजन में क्यों होती है? हाँ, क्योंकि रेनी सीजन में पानी मिल जाता है और समर्स में उसको ज्यादा सनलाइट मिल जाती है। तो सनलाइट और पानी की वजह से होता है। तो जिस सीजन में जो ज्यादा मिल जाता है उस हिसाब से होता है। ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेट ऑफ रिएक्शन? मतलब कौन सी चीज कब फास्ट होगी, कब स्लो होगी, कैसे होगी, ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स। कैन यू अंडरस्टैंड? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन रेट क्या होती है? बताइए, रिएक्शन की रेट क्या हो सकती है? रेट ऑफ रिएक्शन इज, इसको रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली द रेट एट विच reactant converts into product। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती, ध्यान से सुनो। सपोज हमारे पास है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब मुझे बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है? रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है? हाँ जी बताइए, कौन रिएक्टेंट और कौन प्रोडक्ट है? ए बी रिएक्टेंट और सी डी प्रोडक्ट। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। सी और डी क्या है, प्रोडक्ट। अब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट खत्म होता है और प्रोडक्ट बनता है तो हम कह सकते हैं ए एंड बी
will disappear and C and D will appear. मतलब C और D रिएक्शन में बनेंगे, A और B रिएक्शन में खत्म होंगे। क्या ये बात समझ रहे हो? हाँ जी। तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन या मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन की जगह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। हाँ या ना? क्या बात एकदम क्लियर है अच्छे से? ए खत्म हो रहा है, बी भी खत्म हो रहा है, सी प्रोड्यूस हो रहा है और डी भी प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ए और बी खत्म हो रहे हैं, सी और डी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। इसी को बोल सकते हैं, मैंने माना कि लेट से मेरी रिएक्शन थी, यहां लिख रहा हूं ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो पहले जो ए था उसकी क्वांटिटी मौजूद थी A1, बाद में वो हो गया A2। पहले ये था B1, बाद में हो गया B2। पहले ये था 0 या C1, वैसे तो 0 रहता जनरली, पर चलो मैं लिख देता हूं C1, ये हो गया C2, ये D1, ये D2। तो मुझे बताओ कि A1 बड़ा होगा कि A2 बड़ा होगा और क्यों? A1 बड़ा होगा कि A2 बड़ा होगा और क्यों? कोई बता सकता है? A1 ज्यादा है कि A2 ज्यादा है? ये इनिशियली t इक्वल टू 0 और ये टी टाइम के बाद A1 बड़ा है। बिल्कुल सही जैस्मिन। A1 क्यों बड़ा है? क्योंकि पहले वो ज्यादा अमाउंट में होगा, जैसे ही रिएक्शन को कुछ देर हो जाएगी उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे A1 इज ग्रेटर देन A2, सिमिलरली B1 इज ग्रेटर देन B2। अब मुझे बताओ C1 बड़ा होगा कि C2 बड़ा होगा? C1 तो एक्चुअली पहले 0 ही होगा, या होगा भी तो कम अमाउंट में होगा। धीरे धीरे रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन बढ़ेगी तो C बनेगा, C बनेगा तो C का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो हम बोलेंगे C2 ग्रेटर देन C1 एंड D2 ग्रेटर देन D1। ये बात कितने लोगों को क्लियर है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं A और B इसमें डिक्रीज हो रहा है और C और D इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ A। तो मैं इसको बोल सकता हूं A2 माइनस A1, रेट ऑफ चेंज ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने इसको बोल दिया T1 और इसको बोल दिया T2। तो T1 टाइम पे A1 था, T2 टाइम पे A2 है, अपॉन T2 माइनस T1। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, मैं ये पूछ रहा हूं। नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि A2 जो है वो छोटा है, A1 जो है वो बड़ा है, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए।
डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। हो गया? अब हमने कहा यदि ए में हमने ऐसा लिखा, हमने लिखा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू टी अपॉन T2 माइनस T1 इज नेगेटिव, और इसको हमने कहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ E। तो चलिए ये मैंने बताया, तो अब मुझे बताओ व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ B। क्या लिख सकते हैं इसको? क्या मैं लिख सकता हूं B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1? हाँ जी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? करेक्ट। तो ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? हाँ अभिनव बताओ, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? करेक्ट। हमने कहा A1 ग्रेटर देन A2 और B1 ग्रेटर देन B2, C2 ग्रेटर देन C1, ये भी नेगेटिव आएगा। अब बताओ A और B डिसअपियर हो रहे हैं, तो C और D को क्या बोल सकते हैं? C और D अपीयर हो रहे हैं, C और D क्या होंगे? अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, दिस इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, या रेट ऑफ चेंज ऑफ C। इसको हम लिख सकते हैं डेल C बाय डेल T। सॉरी, अभी मैं 2 मिनट बाद, डेल C क्या लिखा है ये 1 मिनट, 1 मिनट, ये 2 मिनट बाद बताता हूं। बताओ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। करेक्ट अभिनव, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि C2 ग्रेटर देन C। और सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D और रेट ऑफ चेंज ऑफ D इज इक्वल टू D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1, विच इज अगेन पॉजिटिव। क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? हाँ जी, सैफ, अभिनव, स्निग्धा, अजिता, ओके, जैस्मिन, ओके, प्रिशा। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये जो मैंने कहा है A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, इसको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या साइंस में लिखते हैं चेंज ऑफ A अपॉन चेंज ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं डेल A बाय डेल T। क्या बोलते हैं? डेल A बाय डेल T। इसी प्रकार इसको बोलते हैं डेल B बाय डेल T। इसी प्रकार इसको बोलते हैं डेल C बाय डेल T। इसी प्रकार इसको बोलते हैं डेल D बाय डेल T। ये सुना है आपने पहले फिजिक्स में? ओके, अब समझ में आ गया क्या? अभी क्लियर है? इस साइन का मतलब है, इस साइन का बोलते हैं D, मतलब डेल, डेल साइन बोलते हैं।
और दिस इज फॉर स्मॉल या दिस इज फॉर हाँ डेल या डेल्टा बोल सकते हैं. हाँ इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डेल या डेल्टा. ये चेंज को बताता है. एक और साइन होता है डी. डी बताता है वेरी स्मॉल चेंज. डी बताता है वेरी स्मॉल चेंज, बहुत कम चेंज. उस केस में हम इसको बोलते हैं डीए बाई डी टी, इसको बोलते हैं डीवी बाई डी टी, इसको बोलते हैं डीसी बाई डी टी, और इसको बोलते हैं डी डी बाई डी टी. प्लीज इसको नोट करिए. नहीं पता तो अब लिख लो. अब पता चल गया ना आपको, अब पता चल गया, नोट करिए. डन. हो गया क्या? अभिनव, इज देयर एनी डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम हमारे उस पे आते हैं. वन सेकेंड. एक मिनट रुकना बेटा, ना इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. जस्ट वन सेकेंड. चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी जो हमने पढ़ा उसी में आगे बढ़ेंगे. क्या पता इसमें क्या हो रहा है. एक सेकेंड. चलिए तो अब ध्यान से देखिए. इसमें लिखा है रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट. कंसीडर अ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल इक्वेशन. रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट. तो यदि हम बोलेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, उसी बात को रिपीट कर रहा हूं. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड व्हाइल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. मतलब रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनते हैं. ये मैंने आपको बताया था.
तो rate of decrease in the amount of molar concentration of the reactant with respect to time is called as rate of reaction. ये note कर लो definition. What is rate of reaction? तो rate of reaction can be written as, यदि हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, याद रखना यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, 1 1 1 1, मतलब आप 2a प्लस बी ये नहीं लिख सकते, दिस विल नॉट वर्क. ओके, ये सब तो आप लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते बाद में बताऊंगा. आप लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यू विल राइट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, या मैं चलो इसको बाद में बताता हूँ, एक सेकंड बाद ही बताता हूँ. तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, decrease in amount of molar concentration of reactant with respect to time is called as rate of reaction. या प्रोडक्ट के टर्म्स में हम बोल सकते हैं, rate of reaction can also be expressed in terms of product as change in the molar concentration of reactant or product per unit time. तो रेट क्या हो गया, इट इज चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. मैं इसको ना व्हाइट बोर्ड पे बताता हूं पहले, फिर यहां आता हूं. देखो, सपोज आपकी कोई रिएक्शन है आपके पास, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी. तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं, वी कैन से, हम बोल सकते हैं चेंज इन A, या हम बोल सकते हैं इसको डेल A बाय डेल टी, और इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे. माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है. इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बाय डेल टी. तो ए की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, बी की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, सी की टर्म्स में लिख सकते हैं प्लस डेल सी बाय डेल टी, और डी की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, प्लस डेल डी बाय डेल टी. कितने लोगों को समझ में आया? क्या क्लियर है? अभिनव, इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्लियर? रिएक्टेंट में माइनस साइन लगाना है, प्रोडक्ट में प्लस साइन लगाना है, याद रहेगा. रिएक्टेंट में माइनस साइन लगाना है, प्रोडक्ट में प्लस साइन लगाना है. चलो वापिस हमारे पीपीटी पे आते हैं. तो चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, तो हम रेट इक्वल टू लिख सकते हैं, यदि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी है, तो हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम, या फिर हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम, या फिर लिख सकते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T अपॉन C अपॉन टाइम, या लिख सकते हैं इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन टाइम. क्या ये बात समझ में आ गई? Let C be the molar concentration of reactant product at time t. इनिशियली को प्रोडक्ट प्रेजेंट ही नहीं रहेगा. चलो ये बात तो मैं बाद में बताता हूं, पहले आपको क्लियर हुआ यहां तक? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था. ये चीज अभी डी के टर्म्स में बताई, तो ये जो बताई थी मैंने डेल के टर्म्स में बताई थी, डेल ए बाय डेल टी. आप इसको डी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल ए बाय डेल टी, या माइनस डी ए बाय डी टी, एक ही बात, और माइनस डेल बी बाय डेल टी, या माइनस डी बी बाय डी टी, एक ही बात. कितने लोगों को एकदम क्लियर है ये जनरलाइज इक्वेशन? अब मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना. अब मुझे बताओ कि सपोज मैंने लिखा A moles of capital A react with B moles of capital B to give C moles of capital C plus D moles of capital D. मुझे बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन 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 रिएक्टेंट? छोटा है छोटा भी नहीं है, बड़ा है बड़ा भी. नो, वही बता रहा हूं.
आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये ABCD, ये 1 2 3 ये सब है। क्या समझे मैं क्या कह रहा हूं? क्या क्लियर हुआ? छोटा ए और बड़ा ए में अंतर क्लियर हुआ? तो रिएक्टेंट कौन है? अब बताओ रिएक्टेंट कौन है? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। बताइए प्रोडक्ट कौन है? कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या होता है? तो एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक नया शब्द आपको सिखाने जा रहा हूं मैं। इस ए को कहते हैं, इस ए को कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक, दोनों नाम करेक्ट है। स्टोइशियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मैथ्स में कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए। मतलब स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए। जैसे 1 को क्या बोल सकते हैं यहां पे? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2। अच्छा, स्मॉल बी क्या होगा? स्मॉल बी होगा स्टोइशियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। ये 3 क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। 2 क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया। स्मॉल सी क्या होगा? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल सी। स्मॉल डी क्या होगा? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल डी। तो मैं समझाता हूं मैंने क्या बोला। मैंने कहा AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, पर ये मैं स्मॉल ए कैपिटल ए ले रहा हूं, तो ये जो आगे लगता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्मॉल ए इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल बी, स्मॉल सी इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल सी, small d is stoichiometric coefficient of capital D, and A and B are reactant, C and D are product। मैंने इस एग्जांपल से आपको बताया। एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोज मेरे पास है C plus half O2 gives CO, ये मेरे पास। तो ये C मतलब 1C होगा, फिर 1 क्या हो गया? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कार्बन। हाफ क्या हो गया? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2। तो यहां पे जो बचा हुआ 1, ये क्या हो गया? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO। कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? प्लीज नोट कर लीजिए। नया नाम बताया मैंने स्टोइशियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बढ़ जाऊं आगे? आगे बढ़ूं? अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना। यदि लिखा है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी और सबका कोफिशिएंट 1 1 1, इस रिएक्शन में सबका कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए हम रेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस DA बाई dt और इक्वल टू माइनस DB बाई dt और इक्वल टू माइनस DC बाई dt और इक्वल टू माइनस DD बाई dt। पर एक बात याद रखना, यदि कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया, मान लो ये रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, तो हम रेट को कैसे लिखते हैं सुनना।
आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या करना है? डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 1 बाय ए डी ए बाय डी टी। अब बी वाले की, बी ए की टर्म्स में ऐसे लिखेंगे, बी की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ 1 बाय बी डी बी बाय डी टी। सी की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? प्लस ऑफ 1 बाय सी डी सी बाय डी टी। और डी की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? प्लस ऑफ 1 बाय डी 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 बाय डी टी। जैसे मैं अमोनिया वाला एग्जांपल लूं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में लिख सकता हूं, N2 की टर्म्स में लिख सकता हूं dN2 बाय dt, चेंज इन N2 बाय dt। अब इसका को और माइनस लगेगा आगे, सॉरी, रेट इज इक्वल टू, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 बाय 3, ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1 अपॉन 1 करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, dH2 बाय dt, या प्लस ऑफ 1 बाय 2 डी अमोनिया बाय dt, चेंज ऑफ अमोनिया बाय dt। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी। ये ब्रैकेट क्या लगाते हैं? ब्रैकेट का मतलब होता है चेंज इन, ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, या इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ 1 बाय 2 डेल्टा अमोनिया बाय डेल्टा टी। अब बताओ कितने लोगों को क्लियर है? अरे क्लियर है? जल्दी से नोट करो, फिर हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, नोट करो फटाफट। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको सबकी टर्म्स में रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट। लिखो, चलो स्टार्ट करो, करिए स्टार्ट। हो गया क्या? हो गया?
अरे हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोगों से पूछ रहा हूं, हो गया क्या? ओके, आई एम वेटिंग। हाँ जैस्मिन, करेक्ट। ओके पार्थ, करेक्ट। आप सारे कर लो फिर मैच कर दो। हाँ सैफ करेक्ट है। सैफ -1/9 नहीं आएगा। सैफ सैफ और पार्थ थोड़ा गलती है। +1/9 आएगा। इट शुड बी +1/9। ये बीच बीच में प्लस साइन क्यों लगाया आपने? बीच बीच में प्लस साइन क्यों लगाया है? फर्स्ट क्वेश्चन करके बता रहा हूं मैं। R इज इक्वल टू -1/2 dA/dt और -1/3 dB/dt और +1/9 dE/dt और +1/7 dd/dt। ठीक है, इस केस में R इज इक्वल टू d/dt ऑफ CH4 और ये माइनस लगेगा यहां, -1/2 d/dt ऑफ O2 और प्लस d/dt ऑफ CO2 और +1/2 d/dt ऑफ H2। यहां तक कितने लोगों का सही है? यहां तक कितने लोगों का सही है? सही है सबका? गुड पार्थ। अच्छा, डी की जगह अपन डेल्टा भी लिख सकते हैं। हाँ डेल्टा लिख सकते हैं आदित्य। यू कैन ऑल्सो राइट -1/2 del A by del T। D is for small or very small change। बात एक ही है। यहां पे क्या लिखेंगे? R इज इक्वल माइनस ऑफ d/dt ऑफ H2 और माइनस ऑफ d/dt ऑफ I2 और इज इक्वल टू +1/2 d/dt ऑफ HI। यहां क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू -1/2 d/dt ऑफ BH3 इज इक्वल टू d/dt ऑफ B2H6। कितने लोगों को आज की क्लास एकदम अच्छे से क्लियर? हाँ जी, तो समझ में आया पहला पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का? ये जो हमने काइनेटिक्स पढ़ा, ये समझ में आया? तो आज हमने चैप्टर चालू किया है रिएक्शन काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो पहले हम काइनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर इक्विलिब्रियम का पार्ट पढ़ेंगे। अच्छे से क्लियर है सारी बातें?